एक मेरे पास पेशेंट था चौपारण का, उसका आंख का रोशनी चला गया था। संभावना जबड़े की कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। मृत्यु का सबसे कॉमन कारण जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या सड़क दुर्घटना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। मैं कंसल्टेंट क्रैनियो मैक्सिलोफेशियल सर्जन एचजेडबी आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सड़क दुर्घटना जिसे हम बोलते हैं, सड़क दुर्घटना में चेहरे की हड्डियां टूट जाती हैं, नाक की हड्डियां टूट जाती हैं, जबड़ा टूट जाता है, आँख की हड्डियां टूट जाती है, कान फट जाता है। तो उसका मैं एक तरह से साधारण भाषा में बोला जाए तो मैं उसका स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ, जिसको हम लोग मैक्सिलोफेशियल सर्जरी बोलते हैं। मैंने पढ़ाई दरभंगा से की है और मैंने स्पेशलिटी की पढ़ाई दरभंगा से की है और मैं अभी पीएचडी ही कर रहा हूँ। मैं सर्जरी में ही पीएचडी कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए कुछ नया करूं और लोगों को सेवा करूं। बस मेरी यही कामना है कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं झारखंड वासियों, बिहार वासियों एवं भारतवासियों के लिए कुछ अच्छा करूं। फेशियल प्लास्टिक सर्जरी जिसको बोला जा सकता है, जिसमें हमारे विभाग में कटे ओंठ तालू जो जन्मजात विकृति लेकर बच्चे पैदा लेते हैं, जो कि आज 700 बच्चों में एक बच्चा जो है वो इफेक्टेड रहता है। 700 बच्चा अगर डिलीवर हो रहा है तो एक बच्चा उसमें से क्लेफ्ट लिप पैलेट का या फिर सिंड्रोमिक होता है, जो कि भारतवर्ष में इसे एक तरह से गांव में या रूरल एरिया में बोला जाए तो इसे एक श्राप के रूप में देखा जाता है, जो कि ये एक भ्रांति है जिसको हम लोग सुपरस्टिशंस बोलते हैं। यह एक सुपरस्टिशन नहीं है, इसका इलाज 100% संभव है और ऐसे बच्चे मैंने बेंगलुरु में और साउथ इंडिया में देखा है, जो कि ऐसे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस तक बने हुए हैं। तो उसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ। जो जन्मजात चेहरे की विकृति लेकर पैदा लेते हैं, सिंड्रोमिक बच्चे पैदा लेते हैं, स्पेशली कटे ऊँट तालू जो बच्चा पैदा लेता है, उसका मैं सर्जरी यहाँ पे आयुष्मान भारत में मुफ्त में करता हूँ। कोई पैसा नहीं लगता है और 30 दिन यहाँ पे सर्जरी होता है। कटे ऊँट और तालू जो बच्चे पैदा लेते हैं या सिंड्रोमिक बेबी पैदा लेते हैं, तो उसका कारण जो मोस्ट कॉमन कारण है, जो फीमेल्स में जो माताएँ बच्चा जब गर्भावस्था में रहता है तो माताओं द्वारा पूरी तरह से पोषण न लेना एक पहला कारण रहता है, जो कि फोलिक एसिड, आयरन का डिफिशियंसी होता है। दूसरा कारण होता है कि बच्चों में, माताओं में कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। उनको जितना पर्याप्त मात्रा में खान पान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, ये मोस्ट कॉमन है। तीसरा एक कॉमन जो मैंने देखा है ऑल ओवर इंडिया में, वो कंसिग्विनस मैरिज है। कंसिग्विनस मैरिज का मतलब होता है कि क्लोज रिलेशन मैरिज। जितनी भी शादियां जो होती हैं हमारे हिंदू रीति रिवाज में, मुस्लिम रीति रिवाज में, वो क्लोज रिलेशन मैरिज होता है, जो उसका भी एक मुख्य कारण है जिसके कारण से ऐसा विकृति लेकर बच्चा पैदा लेता है। एक ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सड़क दुर्घटना इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन जो है मोड है डेथ का। मृत्यु का सबसे कॉमन कारण जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या सड़क दुर्घटना, जो कि देखते होंगे कि आप मोस्टली जो हमारी जनता है वो अगर ड्राइविंग कर रही है तो ड्रंकन एंड ड्राइव करती है, मतलब कि अल्कोहल पी लिया और गाड़ी चला रहा है। उसके वजह से क्या होता है, बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे में अगर कोई भी मरीज जो है वो सुरक्षित रूप से सुरक्षा के नियम जो मापदंड हैं ट्रैफिक सुरक्षा के, वो मापदंड को पालन करते हुए गाड़ी नहीं चला रहा है, तो मोस्ट कॉमन चांसेस है कि हेड इंजरी होगा। हेड इंजरी होने के साथ साथ उसको मैक्सिलोफेशियल या फिर चेहरा का इंजरी होगा। सबसे फर्स्ट उसको हेड इंजरी होगा, हेड इंजरी होने के बाद उसका चेहरे का इंजरी होगा। चेहरे के इंजरी में चाहे तो ललाट जिसको फ्रंटल बोन बोलते हैं वो टूट सकता है, नाक की हड्डी टूट सकती है, आँख की हड्डी टूट सकती है, ऊपर का जबड़ा टूट सकता है, नीचे का जबड़ा टूट सकता है, नाक फट सकता है, कान फट सकता है। और ये बहुत ही गंभीर होता है, इतना गंभीर होता है कि जितना जल्दी अगर अस्पताल पहुंच जाए, सुरक्षित अस्पताल जो सारे मानकों को पूरा करता है, जो कि हमारा अस्पताल आरोग्यम हॉस्पिटल है, अगर ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो उसको बचने की संभावना बढ़ जाती है। इसे हम अगर मेडिकल साइंस की भाषा में बोले तो गोल्डन आवर 1 घंटे का होता है। अगर 1 घंटे में मरीज सही जगह पे पहुंच जाता है तो उसके बचने की संभावना लगभग पॉजिटिव रहता है। सर्जरी के बाद अगर चेहरे में विकृति होती है तो उसको हम लोग सेकेंडरी डिफॉर्मिटी बोलते हैं, उसको भी करेक्शन किया जाता है, जिसको हम लोग रिवीजन सर्जरी बोलते हैं। और अगर प्राइमरी लेवल पे प्राथमिक उपचार के बाद अगर सर्जरी की जाती है सारे
तरह से जांच पड़ताल कर जैसे सीटी स्कैन करा लिया गया, सारा ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा लिया गया, तो इसके बाद संभव है कि उसको सेकेंडरी डिफॉर्मिटी नहीं होगा। सेकेंडरी डिफॉर्मिटी नहीं होगा तो वो 100% पेशेंट क्योर हो सकता है। बिल्कुल वो पहले जैसा नॉर्मल फंक्शनल और एनाटॉमिकल करेक्शन हो जाएगा। फंक्शनल करेक्शन का मतलब हुआ कि जैसे बोलना, चबाना, खाना, ये सब उसका नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल सांस लेना, नॉर्मल देखना। एक मेरे पास पेशेंट था चौपारण का, उसका आँख का रोशनी चला गया था। ऑपरेशन के बाद उसका बिल्कुल रोशनी जो है वो सही तरह से हो गया। तो उसके आँख के हड्डियों का मैंने एनाटॉमिकल करेक्शन किया, तो उसके बाद जो है वो पूरा करेक्ट हो गया। तो ये संभव है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि आप सही जगह पे सही डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सही अस्पताल होना चाहिए और सही डॉक्टर होना चाहिए। बिल्कुल मुश्किल होता है। एक तरह से बोला जाए तो हॉस्पिटल में सर्जरी करना एक टीम वर्क होता है। सारे डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इमरजेंसी टीम होता है, एनेस्थेसिया टीम होता है, सर्जन्स टीम होता है, टेक्नीशियन टीम होता है। तो देयर आर ए लॉट ऑफ टीम, जिसमें आईसीयू का टीम होता है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये पूरा सर्जरी को कंप्लीट करना और रिजल्ट अच्छा देना, ये टीम वर्क है, अकेला कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे एनेस्थेटिक भी बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे, और सर्जन हम हैं। तो ये एक टीम वर्क है। टीम वर्क में ही सारा कुछ संभव है। हाँ, चैलेंज मैंने लिया है, चैलेंज देखा भी है, यहाँ पे चैलेंज लिया है। और एक तरह से चैलेंज इस तरह का होता है जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, तो यहाँ पे मुझे ये चैलेंज रहता है कि पेशेंट का इलाज के साथ साथ पेशेंट के लोगों को, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको संतुष्ट करना। वो उनके दिमाग में 10 तरह का क्वेश्चंस रहता है, प्रश्न रहता है कि पेशेंट मेरा ठीक होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये इलाज पहले महानगर में पॉसिबल था। महानगर में ज़्यादा खर्च होता था, बहुत तरह की कष्टों को सामना करना पड़ता था मरीज को भी और मरीज के अटेंडेंट को भी। वहाँ उतने दूर जाकर रहने की, खाने की व्यवस्था, वहाँ रुकने की व्यवस्था। लेकिन अब ये छोटे जगह पे अगर ये हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोगों को समझना होगा, यहाँ के लोगों को पहचानना होगा कि अब हजारीबाग पहले जैसा नहीं रहा कि अब छोटे छोटे इलाज के लिए या बड़े इलाज के लिए आप रांची जाएं या दिल्ली जाएं या बेंगलोर जाएं या विदेश में जाएं। अब ये इलाज हजारीबाग में पूरी तरह से संभव है। मेरा घर हजारीबाग में ही है। हजारीबाग में मैं प्रॉपर सिंदूर का निवासी हूँ। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से आगे मेरा घर है। आप मेरे घर में भी आकर आप मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई गरीब मरीज रहता है तो मैं उसका इलाज मुफ्त में या फिर बहुत कम खर्च में करता हूँ। जो सामान, जो इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे हैं, जो आपका इक्विपमेंट्स लग रहा है, वैसे खर्च में भी मैं गरीब का इलाज आरोग्यम हॉस्पिटल में करता हूँ। एक और, मैं झारखंड में, रांची में, हजारीबाग में, इधर मैं लोकल जगह जितने भी हैं उस जगहों में मैं देख रहा हूँ कि लोगों को गुटखा खाने की प्रवृत्ति या फिर शराब पीने की प्रवृत्ति और उसके साथ खैनी खाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। ये लगभग देखा जाए तो अगर आप 100% को ऑब्जर्व करते हैं तो 100% में से आपको 95% जो है, 95% पब्लिक जो है वो आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि गुटखा चिविंग हैबिट है, अल्कोहल टेकिंग हैबिट है, खैनी का हैबिट है। तो ये कृपया कर मेरे लोगों से अनुरोध है कि ऐसा ना करें। ये ऐसा करने से कैंसर होने की संभावना, मुंह का कैंसर होने की संभावना, जबड़े की कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही दुखदाई होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है और कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए भी मैं स्क्रीनिंग कैंप करता हूँ। पर डे मैं वैसे पेशेंट को एनजीओ के माध्यम से सर्वे करवाता रहता हूँ कि ऐसा पेशेंट, ऐसा मरीज कहाँ पे है जिसको प्री कैंसरस लीजन डेवलप हुआ है। प्री कैंसरस लीजन का मतलब होता है कि कैंसर डेवलप होने से पहले एक लक्षण आता है जो कि मुंह के अंदर में, मुंह के बाहर में, जबड़े में, माथा से लेकर गर्दन तक में कहीं भी एक लक्षण नज़र आएगा, जिसको एक प्री स्क्रीनिंग बोलते हैं। प्री स्क्रीनिंग करना होता है। अगर उस समय मरीज पहुंच जाता है, कोई भी छाला हो, कोई भी दाग हो, सफ़ेद दाग हो, काला दाग हो, किसी तरीके का दाग मुंह के अंदर में या मुंह खोलने में दिक्कत हो रहा है, तो आप तुरंत संपर्क करें। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में मैं पूरी तरह से एग्जामिनेशन करके और वो कैंसर से उसे बचा सकता हूँ। ठीक है। अगर वो कैंसर का रूप लेता है तो फिर एक बड़ा सर्जरी करना पड़ता है, जो कि ये अब हजारीबाग में संभव है। मुंह का सर्जरी, मुंह के कैंसर का सर्जरी हजारीबाग में अब संभव है। कैंसर का इलाज जो है 100% यहाँ पे हो रहा है। मैंने बहुतों मरीज को यहाँ पे कैंसर होने से पहले के लक्षण में भी कैंसर से बचाया है और कैंसर का सर्जरी करके भी यहाँ पे बचाया है। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, गंभीर है। कैंसर का मुख्य कारण जो इंडिया में है, पूरे भारतवर्ष में है, वो गुटखा है, शराब है और खैनी है।
लेकिन पब्लिक इस बात को नहीं समझ रही है। नहीं तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। खैनी गुटखा ये खाना ही नहीं है। हैबिट है तो उसको धीरे धीरे हैबिचुअल ब्रेकिंग करना है। हैबिचुअल ब्रेक का मतलब कि धीरे धीरे करके, आदत है तो आदत को छोड़ना होगा। उसके लिए बहुत सारा तरीका है, उसके लिए बहुत सारा मेडिसिन है, बहुत सारा इलाज करने का तरीका है। आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। वैसे में वो आदत भी, मैं उसको टोबैको सीजेशन थेरेपी बोलते हैं, टोबैको सीजेशन थेरेपी के माध्यम से मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। आदत छोड़ने का ये तरीका है कि पहले का जो आदत है वो लगातार आपका आदत बना हुआ है, तो वैसे में आप तुरंत उसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका जो कॉमन मेथड है, उसमें आप उस आदत को छोड़ने के लिए अल्टरनेट डे का ऑप्शन यूज करें। पहले अल्टरनेट डे खाएं, अल्टरनेट डे खाते हैं, फिर उसके बाद उस अल्टरनेट डे को और इंक्रीज करें, 3-3 दिन पे खाएं, 1-1 सप्ताह पे खाएं। उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि उसके जगह पे बहुत सारा सब्स्टिट्यूट है, मेडिसिनल हर्ब्स है, उसके जगह पे वो लेना शुरू करें। बहुत सारा मेडिसिन है, उसके जगह पे निकोटिन, एंटी निकोटिन टैबलेट आता है, उसको लेना शुरू करें। वो भी वैसा ही फीलिंग देगा, लेकिन डेट इज़ नॉट कैंसरस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ के लोगों से अनुरोध करूँगा कि कृपया कर गुटखा और खैनी का सेवन ना करें और शराब का भी सेवन ना करें। झारखंड में ये भी देखा गया है कि कुपोषण के बच्चे बहुत सारे हैं, जिसको हम लोग माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे भी मैं फैमिली से मिला हूँ जो कि नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी जो पुराने समय में होता था, पुराने समय में क्या होता था कि डेट वन कॉल्ड एज फोर्सेप डिलीवरी। वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट्स होता था जो कि कान से पकड़कर खींचा जाता था, कान के पास इंस्ट्रूमेंट लगाकर और बच्चे को बाहर निकाला जाता था। तो उसमें क्या होता था कि बच्चे का जो जबड़ा है वो है जो टूट जाता था, या फिर बच्चे का जबड़ा जो है लॉक हो जाता था, और डेट रिजल्ट्स इन टीएमजे एंकाइलोसिस। टीएमजे एंकाइलोसिस का मतलब हुआ कि बच्चे का जन्मजात या फिर कोई इन्फेक्शन से या फिर किसी न किसी ट्रॉमा के वजह से, चोट लगने की वजह से क्या हुआ कि बच्चे का ज्वाइंट जो है, जबड़े का ज्वाइंट जो है वो फ्यूज कर गया, मतलब कि परमानेंट जुड़ गया। तो वैसे में बच्चा जो है मुंह नहीं खोल पाता है। बच्चे को खाने में, बच्चे को बोलने में, बच्चे को सांस लेने में तक की दिक्कत होने लगती है। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों का यहाँ पे सर्जरी किया है टीएमजे एंकाइलोसिस का, जिसमें जो जन्मजात बच्चा है जो मुंह नहीं खोल पा रहा है, तो उसका भी सर्जरी मैं मुफ्त में आयुष्मान भारत में यहाँ पे कर रहा हूँ। और सरकार भी हम लोगों को प्रमोशन देती है कि आप ऐसा कदम उठा रहे हैं तो आप लोगों के लिए हम लोग भी कुछ ना कुछ है। जो आयुष्मान भारत एक बहुत अच्छा सरकार के द्वारा इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग ये सब टीएमजे एंकाइलोसिस का भी सर्जरी कर रहे हैं। कारण एक तो मैंने बताया ना, बच्चे का जब जन्म होते रहता है डिलीवरी के समय, तो इंस्ट्रूमेंट्स का ओवरलैपिंग से ज्वाइंट के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं उसके वजह से बच्चा का ज्वाइंट जो है, जबड़े का ज्वाइंट वो टूट जाता है। एक मोस्ट कॉमन कारण वो हुआ। दूसरा कॉमन कारण रहता है कि जबड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ज्वाइंट में जब, जबड़े के ज्वाइंट में जब इन्फेक्शन होता है तो वो धीरे धीरे ज्वाइंट जो है वो फ्यूज कर जाता है। कान के पास की हड्डी जो जबड़ा से जुड़ी हुई रहती है वो फ्यूज कर जाती है, मतलब जुड़ जाती है। तो बच्चा है या फिर थोड़ा यंग है तो वो है जो उसमें फिर उसको मुंह खोलने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उसको हम लोग टीएमजे एंकाइलोसिस बोलते हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में टीएमजे एंकाइलोसिस बोला जाता है। टीएमजे एंकाइलोसिस में फिर उसको टीएमजे एंकाइलोसिस का हम लोग सर्जरी करके और मुंह खोलने का सर्जरी उसको बोलते हैं, वो करना पड़ता है। यहीं हजारीबाग के आरोग्यम हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है और आयुष्मान भारत के अंदर में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे विभाग में एक सर्जरी है जिसका नाम है ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी। ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी में क्या होता है कि बच्चे जो जन्म लेते हैं वो जन्मजात विकृति से लेकर पैदा लेते हैं, सिंड्रोमिक होते हैं। जैसे जन्मजात जबड़ा छोटा हो गया, ऊपर का जबड़ा छोटा हो गया, नीचे का जबड़ा छोटा हो गया, नाक नहीं बना, कान नहीं बना, डेट इज कॉल्ड माइक्रोटिया, और चेहरे का हड्डी टेढ़ा हो गया। तो वैसे के लिए हम लोग ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी बोलते हैं, जो कि चेहरे की हड्डियों को काट कर और सीधा किया जाता है, नॉर्मल प्रोफाइल में सर्जरी कर ठीक किया जाता है, जो कि पहले ये झारखंड में संभव नहीं था। अब ये झारखंड के छोटे से शहर हजारीबाग में संभव है। ऐसा सर्जरी मैं लगातार महीना में 1 बार 2 बार करता हूँ, जिसको हम लोग ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी बोलते हैं। मोस्टली ये सर्जरी जो बच्चे क्लेफ्ट लिप पैलेट के होते हैं उन लोगों में मोस्ट कॉमन होता है। तो वैसे सर्जरी यहाँ पे अब संभव है और बहुत कम खर्च में यहाँ पे संभव है। तो लोगों से मैं बोलूँगा कि अगर ऐसा है इधर के क्षेत्रों में तो आप संपर्क करें, हॉस्पिटल में आएँ, आरोग्यम हॉस्पिटल में आएँ और आकर यहाँ पे इसका लाभ उठाएं।
बिल्कुल आपने सही पूछा। जो भी हम लोग सर्जरी करते हैं वो जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं या फिर लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। प्रायः हम लोगों का सर्जरी जो है वो सामान्य एनेस्थीसिया जो कि जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जो कि पूरी तरह से पेनलेस होता है। 1 घंटे की सर्जरी हो या 2 घंटे की सर्जरी हो या 3 घंटे की सर्जरी हो, वो पूरी तरह से पेनलेस सर्जरी होता है और उसका पोस्ट आफ्टर सर्जरी जो है रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी तो ये इंडिया में बहुत कम ही जगह पे होता है, लेकिन अब ये छोटे से जगह हजारीबाग में भी संभव है और इसके लिए मैंने एक विशेष रूप से ट्रेनिंग लिया है। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अब ये सर्जरी ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी जो है वो है जो अब जाकर यहाँ पे डिजिटल होता है। डिजिटल का मतलब हुआ कि हम लोग पहले 3D मॉडल बनाते हैं। 3D मॉडल बनाने के बाद हम लोग मॉक सर्जरी करते हैं। मतलब कि जैसे पेशेंट को मैंने CT स्कैन करवा लिया, CT स्कैन करवाने के बाद उसका मॉडल को CT स्कैन के प्रिंट को मैंने चेन्नई भेजा, बेंगलोर भेजा और वहाँ से फिर वो मॉडल बनाकर भेजा और उस मॉडल पे मैंने यहाँ पे मॉक सर्जरी किया। मतलब कि वो मॉडल पे पहले सर्जरी होगा फिर पेशेंट पे सर्जरी होगा। तो ये बिल्कुल ही नई तकनीक है जो कि हम लोग इसको वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग बोलते हैं और इससे काफ़ी सर्जरी आसान हो जाता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कंसल्टेंट क्रैनियो मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ HZB आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है और ये 24 घंटे फंक्शनल है। अगर आप 24 घंटे में कभी भी आते हैं, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कोई फिक्स समय नहीं होता कब हो जाए, कब जानलेवा घंटी बज जाए, वो फिक्स नहीं होता है। तो 24 घंटे हमारी टीम जो है, हमारी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की टीम और साथ में एनेस्थेसिया की टीम, साथ में जनरल सर्जरी की टीम, साथ में न्यूरो सर्जरी की टीम, यहाँ पे 24 घंटे हम लोग उपलब्ध हैं आपकी सेवा के लिए। आप बिल्कुल 24 घंटों में कभी भी आ सकते हैं और कभी भी आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही यहाँ मिलेंगे। मैंने पढ़ाई दरभंगा से की है और मैंने स्पेशलिटी की पढ़ाई दरभंगा से की है और मैं अभी PhD भी कर रहा हूँ। मैं सर्जरी में ही PhD कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए कुछ नया करूं और लोगों को सेवा करूं। बस मेरी यही कामना है कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं झारखंड वासियों, बिहार वासियों एवं भारतवासियों के लिए कुछ अच्छा करूं। मैंने बेंगलुरु से फेलोशिप किया है क्लेफ्ट एंड क्रैनियोफेशियल सर्जरी में, जो कि एक बहुत ही विशेष होता है एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन के लिए। इसमें मुझे पूरी तरह से कटे ओंठ तालू, कटे नाक, कटा हुआ कान या जन्मजात चेहरा की विकृति के लिए स्पेशलाइज्ड मुझे एक ट्रेनिंग दिलवाई गई है, जो कि मैंने 1 साल का एक संपूर्ण ट्रेनिंग लिया है। और ये मैं इसीलिए किया हूँ कि झारखंड वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए कुछ करूँ, स्पेशली फॉर बिहार एंड झारखंड के लोगों को ये लाभ मिल सके, लोग परेशान ना हो, लोगों में डर ना हो कि अब क्या करें, अब कैसा होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे मरीजों को देखा कि कटे ओंठ तालू होने के बाद लोग उसे श्रापित समझते हैं। श्रापित का मतलब होता है कि सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नेचर द्वारा, भगवान के द्वारा या कोई कुछ होता है, जैसे सुपरस्टिशन, अंधविश्वास है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है और ये पूरी तरह से ठीक होता है। और पूरी तरह से ठीक होने के बाद बच्चा आपका नॉर्मल खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ कर सकता है, पढ़ाई लिखाई कर सकता है। इवन मैंने ऐसे बच्चों को एक बड़ा गायक, बड़ा डॉक्टर, बड़ा इंजीनियर और IAS IPS भी बनते देखा है। मुझे एक तो है कि मैं डॉक्टर, मेरी माँ जो है वो नर्स थी और मैं उनसे प्रेरित होकर डॉक्टर बना हूँ। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है कि वो सेवा भावना मेरे माँ के अंदर से आता है। मतलब माँ को मैं फॉलो करते करते डॉक्टर बना, तो वो सेवा भावना मेरे अंदर में आता है और उसी से मैं प्रेरित होकर लोगों की सेवा करता हूँ। और किसी भी गरीब को जब मैं देखता हूँ कि वो पैसा के कारण इलाज नहीं करा पा रहा है, तो मुझे बहुत अंदर से, मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो मैं करुणामय हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको किसी न किसी तरीके से ठीक करना है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्रभावित करता है और ये चीज़ जो है वो मेरी माँ जो नर्स थी उससे मैंने प्रेरणा लिया और ये मैं अपना एक दृढ़ निश्चय होकर रहता हूँ कि गरीब है तो उसको सेवा करना है, उसको ठीक करना है, क्योंकि वही आके जाके फिर फ्यूचर में है जो हमारे इंडिया के लिए, हमारे झारखंड के लिए कुछ ना कुछ आगे जाके करेगा। तो उसके मन में वो पॉजिटिव एनर्जी मैं देता हूँ कि तुम ठीक हो सकते हो, पैसा नहीं हो तो भी ठीक हो सकते हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, डॉक्टरी पेशा में सबसे बड़ी चीज़ है कि मरीज को और मरीज के आदमी को, मरीज के जो परिजन हैं
उनको मानसिक रूप से संतुष्ट करना, मेरा जो अपना विचार है उसमें मानसिक रूप से संतुष्ट करना, उनको वो विश्वास दिलाना कि ये बीमारी जो है पूरी तरह से ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है और इसका इलाज संभव है या नहीं है। इस चीज़ को अगर आप मरीज के सामने प्रस्तुत कर देते हैं या मरीज के अभिभावक के सामने, मरीज के गार्जियन के सामने, तो मुझे लगता है कि यहीं पे आपका आधा से ज़्यादा इलाज है जो सफल हो जाता है। तो ये चीज़ मैं, जिसको हम लोग एक तरह से बोला जाए तो काउंसलिंग करता, तो मैं ये चीज़ उनके मरीज का और मरीज के आदमी को बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ। उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको मैं समझता हूँ और उसमें उसको मदद करता हूँ। फिर सर्जरी में जो मेरे से मदद होता है वो तो मैं करता ही हूँ। बस मैं उन लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बस मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए। कोई भी वैसा गरीब या नीडी पेशेंट है जो मेरे डिपार्टमेंट में आता है तो उसके लिए मैं सेवा के लिए तत्पर हूँ। सेवा ये आरोग्यम हॉस्पिटल में HZB आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ और यहीं पे मैं ये सारा प्रोसीड्यूर, सारा सर्जरी, सारा मैं चीज़ जो है यहीं पे करता हूँ। आम लोगों से मैं आज ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग हैं जो स्वस्थ जीवन जीना सीखिए और स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य अगर है तो धन भी बहुत सारा आ सकता है, अगर स्वस्थ नहीं है तो धन सब बेकार हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा विनती मैं बोलूँगा लोगों से कि गुटखा, खैनी और शराब का सेवन ना करें। यही सब कारण से सबसे ज़्यादा हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे विभाग में सबसे ज़्यादा मरीज इसी से ग्रसित होकर आ रहे हैं। तो काइंडली मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इवन बिहार, झारखंड, इंडिया पे मैं भारत के लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको धीरे धीरे करके त्याग दें। ये बहुत ही जानलेवा है, क्योंकि सड़क दुर्घटना जो हो रहा है इसमें मोस्टली जो मैं पेशेंट देख रहा हूँ वो सब अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का है। अल्कोहल लिया, गाड़ी चलाया, एक्सीडेंट कर गया, तो बिना मतलब का जान चला गया, पैसा भी बर्बाद होता है और फिर बाद में लोग नाराज़ डॉक्टर पे और अस्पताल पे होते हैं। दूसरा जो कारण है गुटखा, खैनी, उससे कैंसर हो रहा है। तो कैंसर हो रहा है तो उसमें भी जानलेवा है वो। तो ये सब जो चीज़ होने वाला है, जो चीज़ प्रिवेंटिव है, उस चीज़ पे पहले फोकस करना है। प्रिवेंटिव चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हैं तो फिर वो आने वाले दिन में हमारे लिए जानलेवा या घातक नहीं होगा।